नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के स्वाध्याय में चौथे अध्याय का स्वाध्याय हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चौथे अध्याय में हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें हमने सारे सूत्रों को और सूत्रों के अर्थों को समझा है। आज सबसे पहले मैं आपको ऊर्ध्व लोक का नक्शा जो है, नक्शा मानचित्र है, उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा पूरा नक्शा आप लोगों को, जिससे समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम आगे चलकर इसमें और अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, इसको जानेंगे समझेंगे। आइए पहले स्क्रीन शेयर करके नक्शा आपके सामने लाता हूं मैं। ये जो है आप देख रहे हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पर है। ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, ये आकृति लोक की आकृति है। जैसे हमारा लोक है, उस पूरी लोक की आकृति ही यहाँ पर ये बनी हुई है, अन्य कोई दूसरी आकृति नहीं है। आप समझे ये कोई दूसरी आकृति हो तो ऐसा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये आकृति कैसी है, ये लोक की आकृति है। चारों तरफ जो है यहाँ ये वलय बने हुए हैं, वात वलय हैं, 3 वात वलय हैं। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये लोक का ही चित्र है। इसको कहते हैं पूरा संपूर्ण लोक। लोक कह लीजिए या पूरा विश्व कह लीजिए, ये संपूर्ण विश्व का नक्शा है। इसमें ये जो नक्शा हम देख पा रहे हैं, देखिएगा, ये जो नक्शा हमारी स्क्रीन पर है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ ये देखिएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आकृति बनी हुई देख रहे हैं, ये जो मैं जिसको बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं पर्पल पर्पल कलर से, ये जो इतना हिस्सा है ऊपर का, इसको आप देखेंगे ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक ढोल है या कोई ढोलक है जिसको हमने ऐसा उल्टा करके रख दिया है, जैसे ढोलक आदि रखते हैं उसके आकार का ये आकार हमारे सामने ये बन जाता है। तो जैसे आपने कभी कभी ढोलक देखी होगी, वो किनारों पर सकरी होती है और बीच में गोल सी होती है, या ये कह लीजिए कि किनारों पर तो वो बहुत पतली है और यहाँ इसमें ज्यादा स्पेस रहता है। तो ऐसे ही एक ढोल का आकार यहाँ पर ये हमें समझ में आ जाता है कि ये एक कोई ढोल रखा हुआ है। अच्छा, ये बीच का जो आकार है इसको कहते हैं मध्य लोक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये
यहाँ ये जो 5 शिखर देख रहे हैं आप, ये कोई और नहीं है, ये पंचमेरु के प्रतीक 5 शिखर यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये जो नक्शा है ये हमें दिखा रहा है कि ये पंचमेरु की आकृति है। तो ये जो है ये मध्यलोक का प्रतीक है। यहाँ मध्यलोक कैसा है, यहाँ बीच में है एक इतनी सी पट्टी है, ये एक बेल्ट की तरह है। अच्छा, और नीचे का ये जो आप देख रहे हैं आकार, ये नीचे जो आकार यहां से जा रहा है, देखिएगा इसको, ये जो आकार है ये स्टूल के जैसा आकार है। तो तीनों का अलग अलग आकार आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नीचे के जो लोक है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं अधोलोक, इसको कहते हैं अधोलोक। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो यहां से लेकर के यहां तक की आकृति है, इसको अधोलोक के नाम से जानते हैं। बीच में ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है पट्टी के जैसे आकार का, बेल्ट के जैसे आकार का, ये क्या है, ये है मध्यलोक। ये कैसा है, ये सामान्य है, बेल्ट के जैसे आकार, जैसे कमर में बेल्ट बांध लेते हैं उसी आकार का है ये। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मध्यलोक। और इसके मध्यलोक के ऊपर ये जो ढोल के जैसा आकार है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक। तो आपको तीनों लोकों के आकार, ऊर्ध्व माने ऊपर, जो ऊपरी वाला है इसको कहते हैं ऊर्ध्वलोक, नीचे वाला है उसको कहते हैं अधोलोक। अधो मतलब नीचे, तो इतना हिस्सा ऊर्ध्वलोक में है और नीचे का जो इतना हिस्सा है ये अधोलोक में है। बाकी का जो बीच वाला बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा मध्यलोक है। तो ये मध्यलोक हो गया। तो 3 प्रकार के लोक यहाँ पर हैं और इन 3 लोकों से मिलकर के ये पूरा लोक बनता है। ये जो यहां से लेकर के यहां तक आप नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा नक्शा इसी का है, लोक का ये नक्शा है। तो अब हमें ये समझ में आ गया इन लोक में कि नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है वो अधोलोक है, नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला है वो ऊर्ध्वलोक का हिस्सा है, ये वाला। ये ऊर्ध्वलोक का हिस्सा हो गया और बीच का बचा हुआ ये जो हिस्सा है पट्टी के जैसा, बेल्ट के जैसा, ये हमारा मध्यलोक है। तो ये 3 लोक हमारे सामने आ जाते हैं। इन तीनों से मिलकर के लोक बनता है जिसको हम लोक कहते हैं अथवा विश्व कहते हैं। संपूर्ण लोक यही है, इसी में सारे द्रव्य रहते हैं, 6 द्रव्य यहीं पर हैं। ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा और इसको जूम कर देता हूं मैं। देखो अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखेगा स्क्रीन पर। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लाइनें बनी हुई हैं। तो ये जो लोक आप देख रहे हैं ना, इसके लोक की ये एक दूसरी लाइन है, फिर एक तीसरी लाइन है। एक्चुअली ये कोई डिजाइन नहीं है, आप समझे। ये जो पट्टी देख रहे हैं ना आप, इसको मैं ग्रीन ग्रीन भी कर रहा हूं, देखिएगा। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये बॉर्डर नहीं है, नहीं तो आप समझे ये केवल बॉर्डर को दिखाने के लिए बनाया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वलय हैं, 3 वलय हैं, इसलिए ये 3 लेयर हैं, 3 पट्टियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये क्या है, ये लोक को घेरे हुए हैं, चारों तरफ से इन्होंने लोक को घेर रखा है। कैसे, देखो, सबसे पहला जो वलय है ना लोक, ये पूरा लोक है। लोक के सबसे बाजू में ये पहला वाला जो वलय आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं घनोदधिवात वलय। इसको कहते हैं घनोदधिवात वलय। मतलब क्या, मतलब ये कि ये बहुत मोटी पानी की
और हवा की लेयर है, बहुत सघन, बहुत मोटी, बहुत मजबूत पानी की और हवा की लेयर है, एक पट्टी है, एक परत है, इसको कहते हैं घनोदधि वातवलय। तो पहला वातवलय है घनोदधि वातवलय, इसमें बहुत सघन रूप से पानी और हवा भरी हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं घनोदधि वातवलय। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है घन वातवलय का, जिसको अभी मैं ग्रीन ग्रीन फिर से कर रहा हूं, देखिएगा। इसको कहते हैं घन वातवलय। ये है मोटी हवा की लेयर है, पानी की नहीं है, ये बहुत मोटी लेयर, बहुत सघन हवा की लेयर है, यहाँ बहुत तेज हवा का प्रेशर है, तो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद फिर तीसरी एक लेयर है जिसको तनु वातवलय कहते हैं। ये जो लेयर है ये हवा की लेयर है, लेकिन उतनी मजबूत लेयर नहीं है, पतली हवा की लेयर है। मतलब ये कि ये हवा की लेयर जो है ना, ये हवा की लेयर, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है हवा का, हवा है लेकिन प्रेशर कम है हवा का। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये तीन पट्टियां नहीं है, ये तीन पट्टियों के माध्यम से दर्शाए गए तीन वलय हैं। कोई घनोदधि वातवलय है, एक घन वातवलय है और एक तनु वातवलय है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये पूरे लोक को ये घेरे हुए हैं तीन वलय। इसके बाद में और क्या हमें जो समझना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो मध्यलोक आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो मैं इसको ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, आप लोग देख लो और समझ लो। इसको मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर ये 5 चोटियां बनी हुई है मंदिर की, ये 5 मेरु हैं, पंचमेरु के प्रतीक हैं। और यहाँ ये मध्यलोक है, ये मध्यलोक वही नंदीश्वर द्वीप है हमारा, ये भरत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, कालोदरी समुद्र है, रोचकगिरी है, कुंडलगिरी है, अनेकों पर्वत, अनेकों द्वीप, अनेकों समुद्र यहाँ पर विराजमान है। तो इसको मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक में, मध्यलोक कितना बड़ा है, मध्यलोक की मोटाई कितनी है? मध्यलोक की मोटाई है 1,40,000 योजन की, इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1,40,000 योजन। और ये जो लोक आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो लोक है, यह लोक कितना बड़ा है? यह लोक 14 राजू का है। राजू मतलब क्या होता है? राजू मतलब असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। अब आप पूछेंगे योजन कितना बड़ा है? एक योजन मतलब होता है, एक योजन का मतलब क्या? एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। कितने कोस? एक योजन का मतलब हुआ 4 कोस। एक योजन मतलब 4 कोस। तो 4 कोस की आकृति को हम कहते हैं एक योजन। अब बात आती है कि कोस मतलब क्या होता है, कोस से हमें क्या समझना चाहिए? तो देखो, एक कोस में 2 मील होते हैं। एक मील जो है वो 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखो 1.5 किलोमीटर का एक होता है मील, 1.5 किलोमीटर का मील होता है, और 2 मील मिलकर के एक कोस बनता है। तो 1.5 और 1.5 3 किलोमीटर का एक कोस हो जाता है। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का ये 3 किलोमीटर का एक कोस है, और 4 कोस का एक योजन है। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर का एक
एक योजन है। अब ये जो एक योजन है ना, ये हम लोगों के लिए जानने योग्य है। ये जो योजन है ना, वो सामान्य योजन है। लेकिन जब हम किसी भी लोक की गणना करते हैं, जम्बू द्वीप आदि की गणना करते हैं, अथवा जब हम किसी प्रकार से लोक के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए तो 12 किलोमीटर का एक योजन है। लेकिन जब हम देखते हैं, लोक की चर्चा करेंगे, जब हम उसमें द्वीप को, समुद्र को, पहाड़ों को, सरोवर को, कमल आदि को, इन सबको नापेंगे, तो उसमें जो योजन काम करेगा, वो योजन इस योजन से 12 किलोमीटर के इस योजन का 500 गुना होगा। कितना? 500 गुना बड़ा होता है वो योजन। तो 500 गुणे 12 कर दिए हमने, तो कुल मिला करके 12 का 500 में गुणा करने पर हमारे सामने उत्तर आएगा। कितना आएगा? 6000 किलोमीटर। कितना? 6000 किलोमीटर। तो ये लो, ये 6000 किलोमीटर का एक महायोजन होता है। इस योजन को महायोजन कहा जाता है। तो ये 6000 किलोमीटर का एक महायोजन है। तो अब ऐसे असंख्यात 6000 किलोमीटर वाले योजनों का जब हो जाता है, तब उसको एक राजू में गिनते हैं। असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक राजू मतलब असंख्यात योजन, और ये जो एक राजू है, ये एक राजू जो है ना, ऐसे ही 14 राजू से मिलकर के ये हमारा पूरा लोक बना है। तो ये 14 राजू से हमारा पूरा लोक बना है, और इसमें भी ये हमारा अधोलोक जो है, ये 7 राजू का है, और ऊर्ध्वलोक जो है वो 1,40,000 योजन कम है 7 राजू में। 7 राजू ये भी है, बस इसमें ये जो पंचमेरु वाला जो मध्य लोक का जो हिस्सा है 1,40,000 योजन का, ये इसमें कम हो जाता है। कुल मिला करके हमें ये समझ में आता है कि ये गणना हमें इस प्रकार से जाननी चाहिए। इसको जानने के बाद में अब थोड़ा सा और आपको ऊर्ध्वलोक के बारे में बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है? ऊर्ध्वलोक शुरू होता है मध्यलोक के, जहाँ सुमेरु पर्वत है 1,40,000 योजन का। वह सुमेरु पर्वत के जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं, उनका उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का जो बाल है, उस बाल के बराबर मात्र गैप रहता है सुमेरु पर्वत की चोटी में और ऊर्ध्वलोक के सौधर्म आदि स्वर्ग के विमान में। मतलब सौधर्म स्वर्ग के विमान में और सुमेरु पर्वत के बीच में केवल मात्र इतना सा गैप रहता है, बिल्कुल मामूली, जिसमें उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का एक बाल मात्र प्रवेश हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं ना, उनका बाल कितना पतला होता है मालूम है आप लोगों को? हमारा जितना बाल है ना, हमारे बाल की जितनी मोटाई है, उससे 8 गुना सूक्ष्म होता है जघन्य भोग भूमि के मनुष्य का बाल, और जघन्य भोग भूमि के मनुष्य से 8 गुना सूक्ष्म होता है मध्यम भोग भूमि के मनुष्य का बाल, और उससे 8 गुना सूक्ष्म होता है उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का बाल। इस प्रकार से हमारे बाल से तो देखा जाए कुल मिलाकर 32 गुना ज्यादा पतला होता है, सूक्ष्म होता है वह बाल, और उस बाल के बराबर मात्र गैप यहाँ पर देखा जाता है मध्य लोक में और ऊर्ध्वलोक, मतलब मामूली सा गैप।
तो देखिएगा ये जो लोक का हम चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें तो देखना आप लोग यहाँ पर इस लोक में आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ क्रम से स्वर्ग बने हुए हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, बीच में एक सीधी पट्टी जा रही है, ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये क्या है? दरअसल ये जो है इसको कहते हैं त्रसनाली। त्रसनाली या त्रसनाड़ी कहा जाता है इसे। इसी में सारे त्रस जीव रहते हैं, ठीक है। बाकी का बचा हुआ जो स्थान है ये वाला, ये देखो मैंने इसको अभी अभी स्केच कर दिए हैं इस पर, ठीक है। उसके साइड में ये वाला, ये देखो ये वाला। तो क्या समझ में आया? ये वाला जो हिस्सा है बाकी का बचा हुआ रहता है, इसमें कौन से जीव रहते हैं? इसमें निगोदिया जीव रहते हैं। इस क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये त्रसनाली के बाहर का, ये वाला और ये वाला, इसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। ये जो हिस्सा बीच में आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सब कुछ, ये सब ऊपर से नीचे तक त्रसनाली है, त्रसनाड़ी है। तो देव और नार की तो त्रस होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए वो तो त्रसनाड़ी में ही पाए जाते हैं। मनुष्य भी तो पंचेंद्रिय जीव है, तो ये भी तो त्रसनाड़ी में पाया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सारे जीव त्रसनाड़ी में पाए जाते हैं। लेकिन त्रसनाड़ी से बाहर केवल एक इंद्रिय निगोदिया जीव ही होते हैं, और कोई जीव वहां पर पाए ही नहीं जाते। अब ये जो त्रसनाड़ी है, इस त्रसनाड़ी में यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले सौधर्म स्वर्ग है, उसके बाजू में ऐशान स्वर्ग है। सौधर्म, ऐशान, ठीक है। उसके ऊपर फिर है सानत कुमार, फिर है माहेंद्र, उसके बाद है ब्रह्म, उसके बाद है ब्रह्मोत्तर, उसके बाद है फिर लांतव, फिर है कापिष्ठ, फिर है शुक्र, फिर है महाशुक्र, फिर है शतार, उसके बाद सहस्रार, उसके बाद ऊपर आनत, उसके बाजू में प्राणत, और उसके ऊपर आरण, और उसके बगल में अच्युत। इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग हैं। एक बार इनको हम गिन लेते हैं, ठीक है। चलो तो काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। गिनते हैं अपन लोग, 1, और ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये बगल में आ गया 10। उसके बाद ये 11वां स्वर्ग आ गया, ये बगल में लिख देता हूं मैं यहाँ पर 11। इसके बगल में यहाँ ये 12वें नंबर का स्वर्ग आ गया, ये 12। उसके बगल में ये 13वें नंबर का स्वर्ग आ गया, 13। उसके बाद में ये बगल में आ गया 14, 14वें नंबर का प्राणत नाम का स्वर्ग है ये। उसके बाद में आरण नाम का ये 15वां स्वर्ग है। और फिर अच्युत नाम का ये 16वें नंबर का स्वर्ग है। तो हमें गिनती पूरी आ गई ना, कि इस प्रकार से यहाँ पर ये सौधर्म से लेकर अच्युत तक ये 16 स्वर्ग हैं।
इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो पाएंगे, इसके ऊपर ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये वाली लाइनिंग यहाँ तक, ये 9 ग्रैवियक विमान यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो 9 विमान हैं, इन 9 विमानों में अहिवेंद्र रहते हैं, ये 9 ग्रैवियक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर अगर अपन देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये 16वें स्वर्ग के ऊपर, यहाँ ये देखिए ये ग्रैवियक है, यहाँ से यहाँ तक एक के ऊपर एक 9 ग्रैवियक है। उसके ऊपर 9 अनुदेश हैं, लेकिन ये एक के ऊपर एक नहीं है, एक लाइन में तिरछे तिरछे ये बने हुए हैं, तो ये ऊपर नीचे का इनमें सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये 9 अनुदिश विमान हैं। इन 9 अनुदिशों के ऊपर यहाँ ये 5 विमान और हैं जिनको हम 5 अनुत्तर कहते हैं, और उसके बाद 5 अनुत्तरों के बाद फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है भाई, कहाँ है सिद्धिशिला, समझ लेते हैं ना, चिंता की क्या बात है। सर्वार्थ सिद्धि का ये जो बीच में सर्वार्थ सिद्धि आप देख रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो अनुत्तर विमान है, इस सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान का ध्वजदंड रहता है, उस ध्वजदंड से 12 योजन ऊपर, 12 योजन, 12 योजन ऊपर, कितना, 12, ये 12 योजन ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम, ये जो खाली बचा हुआ स्थान है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर यहां से ये एक शिला बनी हुई है जो कि जस्ट मध्यलोक के ऊपर है, इसलिए मानते हैं कि ये 45 लाख योजन के विस्तार वाली, मध्यलोक के विस्तार वाली ये जो शिला है, इसको सिद्धशिला कहते हैं कि इस पर सिद्ध भगवान रहते हैं। आपने कई चित्रों में ऐसा देखा होगा, ऐसे करके सिद्धशिला बनी होगी, फिर उसके ऊपर तीर्थंकर भगवान को विराजमान किया हुआ होगा। तो आपने ऐसा एक चित्र देखा होगा जिसमें इस प्रकार से सिद्धशिला पर केवली भगवान बैठे, लेकिन सिद्धशिला जो है ना, इस पर कोई भगवान नहीं है, इसका नाम है ईशद प्रागभार, इसका नाम है ईशद प्रागभार नाम की ये एक पृथ्वी है, और इसकी मोटाई कितनी है, कितनी ऊंची है, ये 8 योजन तक इसकी ऊंचाई है, मध्यलोक के ऊपर है, गोल है, बीचों बीच है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसको अष्टम पृथ्वी कहते हैं, अष्टम वसुधा कह लीजिए, अष्टम भू कह लीजिए, हाँ, और इसको सिद्धशिला कहते हैं। आचार्यों ने इसको सिद्धशिला के रूप में कहा है क्योंकि इस शिला के ऊपर और कोई शिला नहीं है, और इसके ऊपर ही सिद्ध भगवान है, भले ही इसके ऊपर जस्ट नहीं है लेकिन सिद्ध भगवान तो है। तो सबसे पहले वाला जो वलय है, ये यहाँ पर घनोदधिवात वलय है, ये 2 कोस मोटा है। उसके बाद फिर घनवाद वलय है, ये 1 कोस मोटा है, और उसके बाद फिर तनुवाद वलय है, जो कि तनुवाद वलय कैसा है, ये 1575 धनुष का यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है इस तनुवाद वलय में। तनुवाद वलय का मतलब होता है पतली हवा की लेयर, हल्की फुल्की हवा जहां हो उसको तनुवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तनुवाद वलय है, और यहाँ इस तनुवाद वलय में तीर्थंकर भगवान आकर के रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये लोक का हिस्सा है, लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है तो फिर कहाँ ऊर्ध्वगमन करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं पर ही धर्म अस्तिकाय के अभाव के कारण से यहीं पर ही वो ठहर जाते हैं। इस प्रकार से हमें इनको जानना और समझना चाहिए। 16 स्वर्ग, उनके ऊपर 9 ग्रैवेयक, उनके ऊपर 9 अनुदेश, उनके ऊपर 5 अनुत्तर, फिर 12 योजन का गैप, उसके बाद फिर 8 योजन की ईशद प्रागभार नाम की
पृथ्वी जिसको हम सिद्ध शिला कहते हैं, उसके ऊपर 3 वलय, एक वलय को हम कहते हैं नीचे वाले जो सबसे पृथ्वी के और लोक के जो करीब है, इसको घनोदधिवात वलय कहते हैं, उसके बाद घनवात वलय और उसके बाद तनुवात वलय। इस प्रकार क्रमशः हम लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए आज हम कक्षा को समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। राधाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।